सखी सहेली। सखी सहेली। सुनने वाले हमारे सभी सखाओं को, सखियों को और बुआ जी आपको भी नमस्कार। नमस्कार दीपा बिटिया। और आज भाई बड़ा खास दिन है, प्रबोधिनी एकादशी है, तो सभी को आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और भाई ऐसे दिन जब मिलो ना तो मजा आ जाता है। जी बिल्कुल, जो खास दिन होता है। हाँ, तुम चमक चमक कपड़े भी पहन के आई हो, बस आज विवाह है और हमारे कहते हैं ना आज बुआ की पीला पीला पहनना चाहिए। हाँ। तो बस मन कर गया तो पहना है। बिल्कुल सही बात है, बस मौका मिलना चाहिए हम लोगों को। और हमारे बहुत सारे साथियों ने शुभकामनाएं भेजी हैं, तरह तरह की जानकारी भी भेजी है जी, उसे हम जरूर शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले बता देते हैं कि आज और किन विषयों पर हम बात करेंगे जी। तो और आज घूमने का भी तो दिन है। हाँ, तो घूमने भी चलेंगे। कहाँ? वो भी बड़ी रंग बिरंगी रंगारंग शहर है, वो जगह है राजकोट। तो क्या बात है, राजकोट चलेंगे। और वो दिन याद करो जो है आज, इसका भी दिन रहता है, तो विषय का बड़ा इंतजार रहता है और साथ ही हमारे बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते हैं, क्योंकि उस जमाने में पहुंच जाते हैं जिसमें हम उन्हें ले जाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो आज किस जमाने में चल रहे हैं हम लोग? आज हम चल रहे हैं वो रेडियो ट्रांजिस्टर, जो कान पे लगाने वाली, सुनने वाली जो दिन होते थे ना, जब बिल्कुल माँ की आवाज सुनाई नहीं देती थी, बस कान पे गाने लगे रहते थे और वही सुन के वो दिन भर उसी में बीतता था। जी हाँ, चाहे वो कॉमेंट्री हो चाहे कुछ भी हो, बस रेडियो सुनते थे। तो रेडियो के बारे में वो जो आपकी यादें हैं उन्हें आप साझा कीजिएगा। और आज विषय भी शायद हमने इसीलिए चुना है क्योंकि आज प्रसार भारती स्थापना दिवस है जी, है ना? तो उसकी भी बधाई दे देते हैं। जी हाँ, बधाई देते हैं। और क्योंकि ये अधिनियम लागू हुआ और इसके बारे में तमाम जानकारी हमारे साथियों ने भी लिखकर भेजी है। और हमारे साथी लिख रहे हैं कि इसकी जो लोक सेवा प्रसारक के तौर पर इसकी स्थापना हुई और इसके 2 विभाग हैं, आकाशवाणी, दूरदर्शन। ये तो हम सभी जानते हैं, ये सभी जानते हैं जी। और जैसे आकाशवाणी और दूरदर्शन ये सूचना के लिए, शिक्षा और मनोरंजन के केंद्र में, क्षेत्र में बहुत बड़े तौर पे काम कर रहा है। और प्रसार भारती यूं तो दूर दराज तक उसकी पहुंच है, दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से, और सारे सामाजिक उत्तरदायित्व को बहुत अच्छे से निभा रहा है। हमारे साथी ने लिखकर भेजा, प्रसार भारती ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, भारत की एक सार्वजनिक प्रसारण संस्था है, लोक सेवा प्रसारक के तौर पर काम करते हैं। इसमें मुख्य रूप से दूरदर्शन एवं आकाशवाणी शामिल है। प्रसार भारती का गठन 23 नवंबर 1997 प्रसारण संबंधी मुद्दों पर सरकारी प्रसारण संस्थाओं को स्वायत्तता देने के मुद्दे पर संसद में काफी बहस के बाद किया गया था। तो ये अधिनियम लागू हुआ था आज ही के दिन। और संसद में इस संबंध में 1990 में एक अधिनियम पारित किया गया, लेकिन इसे अंततः मंजूरी मिली 15 सितंबर 1997 में और ये लागू हो गया। तो जो जिम्मेदारी है हम लोगों की, भैया हम लोगों से मतलब आकाशवाणी दूरदर्शन की जी, बखूबी की जा रही है। देश की एकता, अखंडता को बढ़ावा दिया जा रहा है। संविधान में दिए गए मूल्यों का अक्षरशः पालन करना इन दोनों जो है प्रसारण संस्थाओं का दायित्व है। वो बिल्कुल। और शिक्षा और साक्षरता के प्रसार प्रचार का बहुत काम हो रहा है दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से। इसी तरह से बुआ कृषि में बहुत विकास हो रहा है और बहुत कई तरह के कार्यक्रम बनते हैं। भाई देखो, कृषि की बात जहां तक करें तो भाई रेडियो राइस एक प्रजाति डेवलप की थी किसी ने। और रेडियो में पहले क्या होता था, कृषि रेडियो पाठशाला चलती थी, उसके माध्यम से हमारे जो भाई हैं, किसान भाई लोग हैं, उन्होंने बहुत सारी जानकारी हासिल की और उससे जो उन्होंने एक विकसित की खासतौर से चावल की एक प्रजाति, उसका नाम इन्होंने रखा रेडियो राइस जी। तो ये तो एक अनोखी बात, हाँ, बिल्कुल अनोखी बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत सारी चीजें हैं जी। इसी तरह से जैसे कृषि वैसे ग्रामीण विकास के कई कार्यक्रम बन रहे हैं। पर्यावरण हो या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, इसके तो पखवाड़े भी हम चलते हैं दूरदर्शन और आकाशवाणी पर। और साथ ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इसमें विशेष ध्यान रखा जाता है। जी हाँ, महिलाओं से संबंधित विषयों में जागरूकता उत्पन्न करना, बच्चों और बड़ी उम्र के लोगों के हितों की रक्षा के लिए विशेष उपाय करना, खेल कूद हो,
जो भी है विभिन्न सांस्कृतिक संबंधी जो भी हमारी जानकारी है, उसके महत्व की बातें हैं, युवा मामलों की बात होती है, इनमें हम बराबर जानकारी देश के कोने कोने तक पहुंचाते हैं। आकाशवाणी दूरदर्शन सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, श्रम वर्ग, अल्पसंख्यक, जनजाति समुदायों के अधिकारों की रक्षा जो है ये दायित्व है और इसे बखूबी निभाया जा रहा है जी। और भाई देखो, सखी सहेली के माध्यम से ही हमारे साथी बता रहे हैं कि भाई कितनी कितनी जानकारी देने की हम कोशिश कर रहे हैं जी। और कई सारे केंद्र हैं इसके, कुछ लगभग 450 के करीब तो केंद्र आकाशवाणी और दूरदर्शन के हैं, जहां पर से मतलब ये कह सकते हैं कि एक बड़ा क्षेत्रफल भारत का, बहुत बड़ा, हाँ बहुत बड़ा भाई, इसलिए बता रहे हैं जी। ये तो देखो व्यावहारिक रूप से हम लोगों ने भी देखा है और जानते भी हैं कि जहां पर बिल्कुल लगता है कि यहाँ पे जिंदगी समाप्त हो चुकी है या बहुत दुर्गम स्थल भी हैं, जैसे लेह लद्दाख की भी हम बात करें तो वहां पर भी आप देखेंगे कि प्रसार भारती आपका स्वागत कर रहा है। तो हमारा बहुत बड़ा नेटवर्क है प्रसार भारती का, जिसके माध्यम से जन जन तक पहुंचा जा रहा है। 1968 लगभग स्थलीय ट्रांसमीटर है, तो ये अर्थ स्टेशन हैं जी। तो एक बड़ा नेटवर्क है और बहुत पुराना इतिहास है, इतने वर्षों का कहना चाहिए कि संगठन है। तो संगठित होकर कार्य कर रहा है ताकि आप तक अच्छी अच्छी बातें, प्रामाणिक जानकारी पहुंच सके। और ये सब पहुंचती है ना, कैसे पहुंचती बुआ? जैसे हवाओं से पहुंचा देते हैं, हाँ, तरंगों के माध्यम से जाती थी, अब सैटेलाइट के माध्यम से जा रही है सारी चीजें। तो यूं ही आप ये तैरती हुई हवा में जो बातें हैं वो आप तक पहुंचती रहें, यही कामना करते हैं। और एक गीत का भी साथ ले लेते हैं। पे लिख दो हवाओं के नाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, हम अनजान परदेसियों का सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। ये किसके लिए है बता किसके नाम, ये किसके लिए है बता किसके नाम। ओ पंछी तेरा ये सुरीला सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। शाख पर जब धूप आई हाथ छूने के लिए, छाँव छम से नीचे कूदी हंस के बोली आइए, यहाँ सुबह से खेला करती है शाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। चुलबुलाए पानी अपनी राह बहना भूल कर, लेटे लेटे
ईमान परदेसियों का सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। तो भाई लिख दिया हवाओं पे नाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। और हवाओं से तो संदेश और ये जो हम सुन सकते हैं रेडियो आकाशवाणी से प्रोग्राम, तो पहुंच जाते हैं बस हवाओं से घर 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 पर पहुंच जाते हैं, बहुत ढेर सारी जानकारी लेकर, ढेर सारी शुभकामनाएं लेकर। जैसा मौसम होता है, जैसा तीज त्योहार होता है, वैसा हम प्रयास करते हैं दोस्तों कि आपके साथ मनाएं। जैसे कि हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इसे देवोत्थान एकादशी, हरि प्रबोधनी एकादशी, देवउठनी 11 के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं, इसलिए इसे देवउठनी एकादशी कहा जाता है। जी, ये हमारे साथी ने लिखकर भेजा। और एक और भी हमारे साथियों ने बहुत सारी बातें लिखी हैं। उसमें से एक संदेश यह है बुआ कि आज जैसे आप बताया हमारे श्रोता ने कि विशेष महत्व है आज के दिन का, और देव उठ गए हैं तो अब शादी या कोई शुभ कार्य के लिए योग्य दिन और तिथि पर भी मुहूर्त निकलवा लेने की शुरुआत हो जाएगी। आज तुलसी विवाह भी है, देव दिवाली भी है। हर साल की तरह हमारे यहाँ आज से पर्वत गिरनार पर्वत की लिली यानी हरि परिक्रमा भी शुरू हो जाएगी, जो करीब 5 दिन पैदल चलकर होती है। क्या बात है भाई। और बारिश के मौसम में के बाद गिरनार की पहाड़ियां और तलहटी हरी भरी हो जाती हैं, इसलिए इसे लिली परिक्रमा भी कहते हैं। रास्ते में यहाँ सोने और भोजन की भी साफ सफाई से अच्छे से व्यवस्था भी है यहाँ पे। तो जो भी सेवा भाव से संस्थाएं चलाती हैं इन सब जगहों को, और इस जंगल में गिर के सिंह भी रहते हैं, फिर भी कभी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई आज तक। तो ये श्रद्धालुओं के श्रद्धा की बात। देखो ये लिली परिक्रमा अब समझ में आया कि हरियाली यहाँ पर गुजरात में ना लीला कहते हैं हरे रंग को, तो इसलिए लिली परिक्रमा हुई। लेकिन तुलसी विवाह तो है आज, लेकिन दोस्तों वहां पर जरूर होता होगा। लेकिन देव दीपावली जो है वो 27 तारीख को है, यानी कि जब पूर्णिमा होती है उसे देव दीपावली कहते हैं। जी, कहते हैं जो अमावस हम लोग की जो दीपावली होती है जिसे हमने अभी मनाया 24 तारीख को, वो अमावस के दिन होती है। तो इसे कहते हैं कि ये हम लोगों के लिए है, पुरुषों के लिए यानी कि इंसानों के लिए है, और देवों की दीपावली जो होती है वो पूर्णिमा के दिन होती है। तो उस दिन फिर से दीपक जलेंगे और बहुत सारी जगहों पर पूरे दिए जलाए जाते हैं। लोग घर पर भी जलाते हैं क्योंकि उस दिन गुरु नानक जयंती भी है। हमारे साथी ने यह भी साझा किया है कि हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयन हो जाते हैं। उसके बाद प्रारंभ हुए चातुर्मास का समापन कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन देवोत्थान उत्सव होने पर होता है। इस दिन वैष्णव ही नहीं स्मार्त श्रद्धालु भी बड़ी आस्था के साथ व्रत करते हैं। आज का दिन बहुत शुभ मुहूर्त वाला होता है। बेझिझक बगैर किसी से पूछे विवाह कर सकते हैं। आज से ही सहालक की शुरुआत हो जाती है, यानी विवाह आदि शुरू हो जाती है। जी, और एक यही सारी बातें हमारे एक श्रोता ने लिखा है, और साथ में लिखा है कि आज का दिन इतना जो महत्वपूर्ण है कि बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला ये दिन इसको माना जाता है। ये श्रद्धा की बात हुई बुआ। देखो को लगता है कि अभी श्रद्धा की बात कहोगे तो इसका मतलब नहीं कि पहले आप पाप कीजिए और आज के दिन आप वो कर लीजिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मन में एक जो भाव रहते हैं ना, बड़े शुद्ध रहते हैं, और दिन भर हम एक भक्ति का जो मन में भाव रहता है वो अच्छा लगता है। देखो अभी इसमें क्या होता है कि अभी अगर इसकी प्रक्रिया की बात करें तो आज के दिन जैसे स्नान ध्यान तो सब करते ही हैं, लेकिन कुछ लोगों ने सुबह या अभी शाम को कुछ लोग गन्ने से जो होता है मंडप बना लेंगे, है ना। फिर उसका नीचे चौक पूर लेंगे, यानी कि पहले तो आटे से या चावल के आटे से या गेहूं के आटे से अल्पना वगैरह बना लेते हैं। उसके ऊपर शालिग्राम की मूर्ति, शालिग्राम को रख लेंगे, फिर तुलसी जी को रख लेंगे। तुलसी जी को अच्छे से लाल लाल कपड़ा पहना के ओढ़नी उड़ा लेते हैं। बिल्कुल लगता है कि हाँ कोई दुल्हन सी बैठी है। फिर गांठ जोड़ते हैं, विवाह करते हैं। फिर जब मौसम जैसे शुरू हो रहा है तो मौसम में जो चीजें आती हैं जैसे सिंघाड़ा हो गया, इमली है, बेर है, आंवला है, ये गन्ने का तो खैर मंडप बन ही गया। जी, कंदा है, जैसे शकरकंद जिसे कहते हैं, वो सारी चीजें भोग लगाई जाती हैं, है ना। यानी कि हम एक तरीके से इन सब फलों का भी स्वागत कर रहे हैं कि अब इनका हम सेवन करेंगे और स्वास्थ्य लाभ करेंगे। बहुत सारी जगहों पर छत पर आज के दिन भगवान जी को रखा जाता है और छत पर विवाह संपन्न किया जाता है। अड़ोस पड़ोस के भी सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। बड़ी सुंदर
सुंदर साड़ियाँ, अच्छे लाल पीले हरे रंग में बहुत सुंदर लगती हैं सारी घर की महिलाएं। हाँ, यानी कि ये भी होता है कि धूप का भी हम स्वागत कर रहे हैं। अब से सर्दियों में हम जहाँ पर ठंड पड़ना शुरू हो गई है, हम धूप में बैठेंगे। ऐसे ही वो जो एक छोटी सी गोरसी जो बोलते हैं ना, जैसे जिसमें कि आग तापते हैं, वो भी छोटी सी करके भगवान जी को उसका भी सेवन करवाते हैं, है ना। बहुत सारी जगहों पर क्या होता है, जितने घर में लड़के हैं जिनका जनेऊ हो चुका है, उनके लिए खड़ाऊ बनाई जाती है। अच्छा, है ना। अगर हमारे 4 भाई हैं और उनके जनेऊ हो चुका है तो 4 खड़ाऊ बनेगी। अगर मान लीजिए 2 के जनेऊ हो गए तो 2 खड़ाऊ बनेगी और 2 पटिया बनेगी जिनका जनेऊ नहीं हुआ, यानी कि वो अभी पढ़ रहे हैं। जो लकड़ी वाली पटिया लेके लोग पढ़ने जाते थे ना, वो बाकायदा बनाई जाती है। चौकोर तो नहीं, थोड़ी लंबवत रहती है, उसके ऊपर थोड़ी सी खूंटी हाथ पकड़ने वाली है, उसमें क ख ग भी हम लोग लिखते थे बचपन में। तो इस तरह से बनाया जाता था, तो बड़ा मजा आता है ये सारी चीजें। अच्छा, बहुत सारी जगहों पर फिर फेरी वेरी लगाई जाती है और ये सब भी लगाई जाती है। हाँ, ये हमने देखा कि फेरी भी लगाई जाती है, लगाया जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता था, हम लोग क्या तो ऐसे इसको फेंकते थे और हम लोग लूटते थे इसको। अच्छा, हाँ, ये आलू भी, बैंगन, ये सब फैल सब, हाँ, वो खेल की तरह हो जाता, खेल की तरह होता था। और ये जब कच्चे रखे जाते थे, शकरकंद हो चाहे सिंघाड़ा हो, ये सब चीज ऐसे मतलब फेंका जाता था, हम लोग कैच करते थे या लूटते थे छत पर। हाँ। तो ये सब छत का मजा है कि अब आप छत में बैठे हैं, धूप में बैठे हैं, इसका सेवन करें। ये मौसम आ गया है अब, यानी बदलते मौसम का स्वागत भी है और सांकेतिक हो जाता है। बिल्कुल। और अब हमें क्या क्या खाना है, जैसे आंवले का सेवन कीजिए, देखिए कितना पूरे साल भर आप स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल। और अब भाई हमारी देखो लगभग यही सारी चीजें हमारे साथियों ने भी लिखकर भेजा है। तरह तरह के नाम लिखकर भेजे हैं, है ना। देव प्रबोधनी एकादशी कहा है, विष्णु प्रबोधनी कहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने जानकारी लिखकर भेजी है। जी, और जब थोड़ा सा भक्ति वाली बात हो गई तो एक अच्छा सुंदर सा गीत सुन लेते। बिल्कुल।
भाई सबने खूब अपनी अपनी यादें साझा की हैं और अभी भी कुछ लोग कैसे कैसे पूजा करते हैं ना, बता रहे हैं। देखिए कितने अलग अलग तरीके से बुआ। हमारे एक संदेश, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि इस एकादशी के दिन मेरे घर की छत पर बहुत बड़ी सी गोल अल्पना बनाती थी मेरी दादी। अच्छा। और हर कमरे में भी चौक बनाती थी और गोल अल्पना पर बैठाकर हम लोगों की नाक छेदी जाती। हाँ, क्या बात है। देखो इस सबके अपने अपनी परंपराएं घर की है ना। हमारे साथी ने श्लोक भेजा है एकादशी की बधाई शुभकामनाएं देते हुए। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। जागो हे गोविंदा जागो, गरुण के साथ जागो, हे लक्ष्मी प्रिय जागो, तीनों लोगों के कल्याण शुभ मंगल करो। क्या बात है, क्योंकि 4 महीने के बाद अब भगवान जागे हैं तो उनके स्वागत में बहुत प्यारा सा श्लोक जी। और एक और ये आया है बुआ संदेश की, जैसे जैसे आप बता रही हो ना वैसे ही हम लोगों के यहाँ भी पूजन होती है। जो अभी बात हम करी थी अभी चौक वगैरह की। हाँ। और अभी खेत पर हूँ तो कुछ चीजें तो खेत से ही ले जाएंगे हम। वाह। तो ये भी कितनी बढ़िया बात है, वो खेत पे गन्ना वगैरह शायद लेकर जाएंगे और मंडप बनाएंगे शाम को। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन कोई बात नहीं इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने तो बाजार से खरीदा है, पता नहीं कितना पुराना है। आप तो ताजा लेकर जाएंगे, मिलेगा, लेकिन और उसका स्वाद भी कितना बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया होगा। लेकिन हम लोग को भाई चलना है राजकोट, तो चलते हैं। अजी और न्यारी नदियों के नजदीक स्थित राजकोट गुजरात का प्राचीन शहर है, जिसे बसाने का श्रेय ठाकुर साहेब विभाजी अजोजी जडेजा को जाता है, जिन्होंने 17वीं शताब्दी में इस शहर को बसाने का सपना देखा। ये शहर लंबे समय तक जडेजा राजाओं के अधीन रहा, जिसके बाद यहाँ कई और शासकों का शासन रहा। वर्तमान में यह शहर अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा के पास गुजरात के चौथे बड़े शहर के नाम से जाना जाता है। ये हमारे साथी ने लिखकर भेजा है। जी बिल्कुल। और सारी जानकारी जो हम देना चाह रहे थे हमारे श्रोता भाई और हमारे सखियां दे देती हैं, तो बिल्कुल सही बात उन्होंने कही, ये सारी बातें। और जैसे उन्होंने बताया ना कि ये चौथा शहर है, तो बहुत सारी चीजों के लिए ये प्रसिद्ध है, जैसे वहाँ के उद्योग, मिठाइयाँ, जो पारंपरिक व्यंजन वहां बनते हैं उसके लिए, और नवरात्रि समारोह तो वहां गजब का होता है। हाँ, वैसे देखा जाए तो भाई देखो केवल राजकोट वडोदरा सभी जगह का बहुत अच्छा होता है, लेकिन ठीक है भाई अगर हम इस समय राजकोट की बात कर रहे हैं तो बताएंगे ही। यहाँ पर है खंबालिदा गुफाएं, राजकोट जिले में गोंडल शहर के पास स्थित है। इन्हें राजकोट गुफाओं के रूप में भी जाना जाता है। ये गुफाएं 3 बौद्ध गुफाओं का एक समूह है, जिनमें से केंद्र गुफा का नाम चैतन्य और एक अन्य का नाम घीसा है। ये गुफाएं लगभग 5वीं शताब्दी की मानी जाती हैं। इन्हें पत्थर की चट्टानों से काट कर बनाया गया था। खंबालिदा गुफाएं जो है राजकोट के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों में से एक है और पुरातत्व विभाग द्वारा इसका काम किया जा रहा है। जी। और लालपरी झील के पास ही स्थित है प्रद्युमन जूलॉजिकल पार्क, या फिर इसको राजकोट जूलॉजिकल पार्क भी कहते हैं। और ये भी बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है यहाँ का। ये पार्क लगभग 37 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें विभिन्न प्रकार के जो वनस्पतियां हैं, प्रवासी पक्षियां बहुत आते हैं यहाँ पे, बहुत सारी प्रजातियां आती है। तो इस पार्क के आसपास लालपरी झील और रविंद्र झील नाम की 2 झीलें भी हैं। तो इस वजह से ये जगह और सुंदर हो जाता है और यहाँ पे आना लोगों को बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए तो हमारे साथी ने लिखा है कि अगर बच्चों के साथ आप जाने का कार्यक्रम बना रहे हैं तो भाई लालपरी झील जरूर जाइएगा। और ऐसे ही एक काबा गांधी नो डेलो वो स्थान है जहां गांधी जी ने अपना बचपन बिताया था और जिसे अब गांधी स्मृति में एक संग्रहालय के रूप में बदल दिया गया है। तस्वीरों के माध्यम से उनके जीवन को प्रदर्शित करता है। संग्रहालय होने के अलावा इमारत का उपयोग जो है युवा लड़कियों के लिए सिलाई और कढ़ाई की कक्षाओं के लिए भी किया जाता है, जिन्हें आप काबा गांधी नोडेलो की यात्रा में प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए देख सकते हैं। जी। और लगभग 225 एकड़ में फैले ये एक और जगह है रंजीत विलास पैलेस। इसका निर्माण महाराजा अमर सिंह जी के द्वारा किया गया था, जिसे मुगल, डच, गॉथिक और विक्टोरियन वास्तुकला के इन सब के मिले जुले वास्तुकलाएं हैं वहां पे अंदर। और पर्यटक को यूं तो अंदर जाने की अनुमति नहीं है, हम महल के अंदर नहीं जा सकते, लेकिन जो बाहरी परिसर है वहां पर घूम के और उसकी जो बाहरी वास्तुकला है उसका आनंद ले सकते हैं। हाँ, वैसे एक बात तो है कि बाहर से भी आप देखकर बहुत सारी चीजों का अनुमान लगा सकते हैं और भव्यता इतनी रहती है कि बाहर भी अच्छा लगता है। आप ऐसा ना सोचें कि ये इमारत हम अंदर से नहीं देख पा रहे हैं। जी, बिल्कुल। वो अलग बात है कि पहले से अंदर से देखने का मजा अलग होता है। लेकिन चलिए दक्षिण में चलते हैं। राजकोट के 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गोंडल शहर। प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। गोंडल शहर ऑटोमोबाइल के संग्रह के साथ साथ अपने कुशल सड़क नेटवर्क,
रिवर साइड पैलेस, दरबारगढ़ जैसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल और अपने हलचल भरे बाजारों के लिए जाना जाता है। इसकी घुमावदार गलियां शहर की सुंदरता में चार चांद लगाने का काम करती हैं। दिन में इस आकर्षक स्थल की यात्रा कर सकते हैं, शाम को गुंडल के प्रसिद्ध मार्केट में शॉपिंग भी कर सकते हैं आप। बिल्कुल। और इसी तरह से आप जगत मंदिर भी जा सकते हैं। उसके बाद ये रामकृष्ण परमहंस को समर्पित है ये मंदिर और प्रमुख मंदिरों में से एक है यहाँ का। यहाँ पर रामकृष्ण परमहंस के साथ साथ बहुत अलग अलग देवताओं की मूर्तियां स्थापित है। हिंदू, ईसाई और बौद्ध धर्म, मतलब अलग अलग धर्मों के यहाँ पर लोग प्रार्थना करने के लिए आते हैं जी। और जगत मंदिर अपने धार्मिक विशिष्टताओं के साथ साथ इनकी जो वास्तुकला, वहाँ का भी आर्किटेक्चर बहुत लोगों को लुभाता है। लाल पत्थर से बना मंदिर 60 स्तंभों पर खड़ा है जो ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर से बने हुए हैं और ये अपने आप में ही एक अद्भुत नजारा है। अच्छा लगता है। राजकोट जंक्शन से 4 किलोमीटर की दूरी पर कालवाड़ रोड पर स्थित है स्वामीनारायण मंदिर। स्वामीनारायण मंदिर भाई प्रसिद्ध मंदिर है, हिंदू मंदिर है और इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। जी, अच्छा। ये हम लोग लाल पारी झील की बात कर ही चुके हैं। दीपा, ऐसा करते हैं कि गीत सुनते हैं क्योंकि काफी हम लोग चल चुके हैं। एक छोटा सा अंतराल लेना है, समय हो रहा है, अंतराल ले लेते हैं और फिर हम अंतराल का समय हो चुका है जी। क्यों हम लोग वाटसन संग्रहालय नहीं घूमेंगे? तो घूम लेते हैं, चलिए। ये दिलचस्प स्थानों में से एक है, गुजरात के सबसे पुराने संग्रहालय में से एक है। ये राजकोट रियासत के संस्थापक और जडेजा राजपूत, जिनकी हम बात कर रहे हैं, वंश की कई कलाकृतियां और सामान को दिखाता है। संग्रहालय का प्रबंधन जो है राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य की लंबी और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के हिस्से के रूप में संरक्षित है। पुस्तकालय भी है यहाँ पर, आप संग्रहालय द्वारा प्रकाशित पुस्तकों को भी पढ़ भी सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। जी, तो घूमना जारी रखेंगे एक अंतराल के बाद। नवरात्रि की धुन के साथ राजकोट अभी और घूमेंगे बुआ। हाँ, तुम अब मत कहना कि डॉल म्यूजियम चलिए। ऐसा है कि पहले गीत सुनो, पहले ही हमने वायदा किया था। ठीक है, आप ही के वादे को पूरा करेंगे जी। गीत सुन लेते हैं। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। राही जो हो अकेला, दो हो तो फिर जहाँ भी चाहे लगा लो मेला। दिल मिल गए तो फिर क्या, जंगल भी एक घर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है।
साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है। साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। ये कह रही है आ दिल से दिल मिला ले, उल्फत से आग लेकर दिल का दिया जला ले। सच्ची अगर लगन है फिर किसका तुझको डर है। साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है। साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। जब साथ हो परिवार का या अपने हम सफर का तो शहर और रंगीन लगने लग जाता है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और जो हम बात कर रहे थे ना, हम घूम रहे थे, हम गए थे म्यूजियम में जहाँ पे 100,000 से अधिक, 100 नहीं 1000 से अधिक गुड़ियाओं का डॉल म्यूजियम, डॉल म्यूजियम जी। और यहाँ पर तो मतलब जब पता चलता ना इतनी सारी गुड़िया हैं तो लोग जरूर जाते हैं, क्योंकि दुनिया भर की अलग अलग जो गुड़िया वहाँ पे रखी हैं तो अलग अलग संस्कृतियां और अलग अलग परंपराओं को एक कहानी उसकी बताती है कि कहाँ पर कैसी होती है। और ये है कि गुड़िया तो हर उम्र में अच्छी लगती है, और ये पता चल जाए कि किस जगह कैसी होती है तो और अच्छा लगता है। ऐसे ही लैंग लाइब्रेरी है, सबसे पुरानी लाइब्रेरी है शहर की। प्राचीन साहित्य का अनमोल संग्रह है यहाँ पर, और जाहिर है कि जिन्हें पुस्तक पसंद है, साहित्य पसंद है, उनके लिए तो बिल्कुल स्वर्ग है। लाइब्रेरी में चर्म पत्रों पर और स्याही से लिखी गई देहाती पुस्तकों का अद्भुत संग्रह है, जो देश भर के पर्यटकों, कवियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाता है। और इस पुस्तकालय में बुआ पुस्तकें काठियावाड़ी और गुजराती साहित्य पर आधारित है, ज्यादा करके मतलब वैसी हैं जी। और औपनिवेशिक युग के बारे में काल्पनिक और संदर्भ सामग्री का भी भंडार है यहाँ पर। और एक लगता है कि लाइब्रेरी में कितनी किताबें होंगी, तो यहाँ पे 3 लाख से ज्यादा पुस्तकें हैं, जो अपने आप में ही एक आकर्षण की बात है ना भाई। 3000 किताबें एक संग आप देखें तो कितना मजा आएगा। 3 लाख भाई उसके पहले वाली गुड़िया वाली बात हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है, पुस्तकें 3 लाख काफी होती हैं जी। और अक्टूबर से मार्च तक में कभी भी आप जा सकते हैं। तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो कि अच्छा लगता है। खुद रेलवे जंक्शन जो है यहाँ पर, कई एक्सप्रेस सुपरफास्ट ट्रेन जाती हैं, तो आप जा सकते हैं, यहाँ पर पहुंच सकते हैं। रोड मार्ग से भी पहुंच सकते हैं, हवाई मार्ग से भी पहुंच सकते हैं। रहने की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। शहर थोड़ा सा बड़ा भी है, लेकिन थोड़ा सा अलग हटके है शहर, मतलब प्रदेश के सबसे बड़े शहरों में से नहीं है। तो जो होटल आदि हैं वहाँ पे जगह बहुत है, खुला सा है, तो अच्छा लगता है। और एक पारंपरिक अंदर सब में सजावट और सजावट है, तो खान पान भी पारंपरिक मिल जाएगा, काठियावाड़ी भोजन मिलेगा, अनलिमिटेड थालियां मिल जाती हैं जो कि वहाँ पर होती हैं। जो पारंपरिक खाने के शौकीन है वो भी, खाने के तो सभी शौकीन होते हैं भाई। तो उनको जाने के बाद उनका दुगना आनंद जो है ना वो बढ़ जाता है, और कि भाई घूमना भी बढ़िया हो गया और खाना पीना भी बढ़िया हो गया, और जब गीतों का साथ हो तो और आनंद है जी। तुम हम सफर बनो तो जहाँ चले हम, जिधर चले हम, ये बाहर साथ आए। तुम हम सफर बनो तो जहाँ चले हम, जिधर चले हम, ये बाहर साथ आए। तुम हम सफर बनो तो
चले हम, जिधर चले हम, ये बाहर साथ आए, तुम हम सफर बनो तो। मेरी राहों में तुम हम सफर बनो तो, जहाँ चले हम, जिधर चले हम, ये बाहर साथ आए, तुम हम सफर बनो तो। बुआ जी, हाँ। संदेशों को देखकर ऐसा लग रहा है कि रेडियो तो हम सफर है भाई। ये संदेश हमारे साथियों ने लिखकर भेजा है और केवल उनकी तरफ से ये बात नहीं है, ये तो हमारी तरफ से भी यही बात है कि आप भी हमारे हमसफर हैं जी। हमारे तमाम श्रोता जो हैं, है ना, और उन्होंने बहुत सारी यादें ताजा की हैं, है ना? बहुत सारी जी। तो ऐसा लग रहा है बस फटाफट पढ़ते चले जाएं। तो पढ़ लो, शुरू कर दो, पहला शुरू कर दो। मैं शुरू कर देती हूँ। ये आकाशवाणी है। आज भले ही इन 3 शब्दों का कोई खास महत्व नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, महत्व है, कोई मायने नहीं रहे। लेकिन एक जमाना था जब 3 शब्दों के इस वाक्य को सुनने के लिए लोग अपनी दिनचर्या तय किया करते थे। ये शब्द ही लोगों को बताते थे कि अब तक देश और दुनिया में क्या घटा है। ये आकाशवाणी है। आज भले ही इन 3 शब्दों का मतलब ना हो, लेकिन हमारी दिनचर्या तो इसी से शुरू हुई है। एक जमाना था इस वाक्य को सुनते ही लोग अपनी दिनचर्या तय किया करते थे। ये बात तो बिल्कुल सही है जी। ये कह सकते हैं कि घड़ी नहीं देखते थे लोग, और अभी भी नहीं भी देखते है, हैं। बहुत पता चल सारी जाता है कि अच्छा ये कार्यक्रम शुरू हो गया तो कितना बजा होगा, संगीत जी। सरिता का क्या समय है, हवा महल का क्या समय है, बहुत सारी चीजें हैं, छाया गीत है। और इसके संग संग हमारे साथी बहुत सारे स्टॉक कैरेक्टर्स जो रहे हैं, उनकी वजह से मतलब कहना चाहिए कि लोग ने बहुत उसको पसंद भी किया और बहुत वो लोकप्रिय भी हुए। इसकी भी चर्चा हमारे साथियों ने की है। वैसे हमारे साथी ये लिख रहे हैं कि मेरी जिंदगी में रेडियो का महत्व वो महत्व है जो चाय में चीनी और सब्जी में नमक का है। मेरे और मेरे घर वालों के अंदर रेडियो का आगमन मेरी माँ की वजह से हुआ। मेरी माँ को बचपन से ही रेडियो सुनने का शौक था। 1999 में मेरी माँ का विवाह हुआ तो उन्हें उपहार में रेडियो मिला था। मेरा जन्म 2000 में हुआ। 2007 में मैंने भी विविध भारती और आकाशवाणी सुनना आरंभ किया, और जब अब विविध भारती और आकाशवाणी मेरे वो मित्र बन गए हैं कि मैं चाहे घर में रहूं, कहीं रास्ते पर चल रहा हूं या बस में सफर कर रहा हूं, ये मेरे साथ हमेशा रहते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर बात। और इसी तरह से हमारे एक और साथी लिखते हैं कि कैसे भूल सकते हैं रेडियो के वो दिन। बड़ा सा रेडियो मेरे जन्म से पहले ही घर में आ गया था। बाद में ब्लैक कलर का ट्रांजिस्टर भी आ गया। घर में रेडियो सुबह से ही चालू हो जाता। पढ़ाई के साथ साथ घर के काम भी रेडियो के साथ होते रहते थे। गाने सुनने के साथ साथ पढ़ते समय अगर कोई अच्छा गाना आ जाता तो कॉपी के अंतिम पेज पर पूरे विवरण सहित लिखना आदत थी। ये तो बहुत सारे लोगों की थी बुआ, सबकी थी। और ऐसा होता था ना, छूट जाता था तो अगली बार अब ये गाना कब आएगा, इंतजार करते थे, फिर भागते थे। और हम घर में कैसा बोलते थे, अगली वाली लाइन तुम याद रखना, हाँ तुम ये याद रखना। और फिर कुछ चीजें तो डैश कर करके है आदि लिख लेते थे कि ये तो होगा ही होगा, बाकी आधा आधा भर लेंगे, आधा भर लेंगे। जी, तो देखिए कितनी सारी यादें ताजा, ट्रिक रखते थे। हाँ, अपने ट्रिक रखते थे। और फिर स्थानीय जो हाँ, इन्होंने लिखा पहले आज की तरह सारे दिन विविध भारती तो चलता नहीं था, अतः हमने विविध भारती के साथ साथ रेडियो पर और भी इन्होंने लिखा है चैनल्स, ऑल इंडिया रेडियो और स्थानीय इंदौर भोपाल पर युवाणी यू संगम बहुत सुना है। 70 के दशक की इन्होंने बात की है और भी चैनल की और कार्यक्रमों की। फिर ये लिखती हैं कि जब पापा उस समय रात 8:45 बजे आने वाले समाचार सुनने के लिए स्टेशन बदल देते थे। रोज रात
पैतृक शहर आने के लिए सफर बहुत लंबा होता था, तो ट्रांजिस्टर हमेशा साथ रहता था। पापा 1971 में हुई जंग के किस्से, अन्य खास समाचार रेडियो पर सुनकर पूरे जोश से हमें सुनाया करते थे। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया बात। और इसी तरह से एक और ये देखिए अनुभव आया है कि रेडियो पर सुबह 6 बजे एक धुन बजती थी, पता चल जाता था कि 6 बज गए। और वो दिन याद करती हूँ तो किशोरावस्था से जवानी रेडियो सुनते ही बीती, यहाँ तक कि पढ़ाई भी गाने सुनते हुए ही बीता। तब रंग तरंग से लेकर के बहुत सारे गीत माला वगैरह ये सब कार्यक्रम चलते थे और हवा महल सब कुछ मजेदार होते थे। सभी श्रोता के नाम बोले जाते थे, जिसकी कमी अब खलती है। ये तो क्या वक्त के साथ बदलाव है। और शादी में मुझे माँ ने रेडियो दिया था, लेकिन मेरी सास जब घर में नहीं होती थी तभी सुन पाते थे। वो घर में आकर बंद कर देती, उन्हें एक ही स्विच मालूम था जिसे घुमाकर बंद कर दिया जाता था। अच्छा। अब ये कहती हैं कि मन महसूस कर रह जाते, लेकिन संस्कार ऐसे थे कि हम उन्हें इज्जत लाई कि ये थी हमारे अंदर कि हम उन्हें पलट के कुछ ना कहते। फिर छोटे ट्रांजिस्टर से काम चलाया जाता। अब जब फेसबुक से जुड़े हैं तो लिखना अच्छा लगता है और आवाजें और गानों के साथ ही प्रोग्राम, सारे कार्यक्रम हमें अच्छे लगते हैं। क्या बात है। तो गानों की बात हुई है तो एक गीत सुनते हैं। लेते हैं। हम तुम्हारे लिए
सहारा न हो, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। तो भाई तरह तरह की यादें हैं लोगों की रेडियो से जुड़ी हुई, और कोई कचौरी बनाते हुए सुनता था कभी कैसे। लेकिन जो ये पत्र वाली बात हमारे साथी ने याद की है, उसमें हमारे साथी लिख रही हैं कि राजकोट 80-90 के दशक में नहीं, इन्होंने लिखा पर्यटन स्थल राजकोट की बात है, और 80-90 के दशक की ये याद कर रही हैं। मन चाहे गीत और आपकी फरमाइश में राजकोट से भट्ट परिवार की बहुत चिट्ठियां आती थी। क्या बात हर प्रोग्राम में उनकी एक फरमाइश रहती थी। इन्होंने बाकायदा नाम लिखा है भाई, इसलिए हम पढ़ रहे हैं आज खास तौर से, इसकी आपको जानकारी हो जाएगी। पूजा भट्ट, यास्मीन भट्ट, मधुसूदन भट्ट, मुझे आज तक उनके नाम भी याद है। विविध भारती के पोस्ट पर उनके नाम ढूंढती हूँ पर उनके कोई भी कमेंट्स नहीं दिखते। तो भाई ये भट्ट परिवार राजकोट से जो भी हैं वो कृपया फेसबुक से जुड़ जाइए, अपने साथियों से जुड़ जाइए, हमसे जुड़ जाइए, हमें भी अच्छा लगा। हाँ भाई, हम भी याद कर रहे हैं, तो प्लीज आप जुड़े, अच्छा लगेगा। और बहुत सारे हमारे साथी दीपा बिटिया आज जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। रोज ही हमारे इस परिवार में बढ़ोतरी हो रही है, तो आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल, और स्वागत के साथ देखिए, जब बात सुनहरे ये दिन की जो हो रही है कि मुझे याद आता है कि जब पापा सुबह उठ के भजन लगाते थे तो नींद खुल जाती थी, और फिर जब बड़ी हुई तो रेडियो अपने पास ही रख लेती। सब भाई बहनों में होड़ लगी रहती कि रेडियो जो लेगा फिर उसी का पसंदीदा प्रोग्राम सबको सुनना पड़ेगा। अच्छा। तो रेडियो का नाता मेरे माँ के गर्भ से ही है। माँ कहती हैं कि पापा रेडियो घर में तब लाए थे जब मैं गर्भ में थी, और ये तो नाता ऐसा लगता है कि जीवन के आखिरी दिन तक रहेगा। क्या बात है। बचपन में एक बड़ा सा रेडियो हुआ करता था, और वो एक जगह रखा रहता था, उसका एक स्पीकर बाहर बरामदे में लगा रहता था। तब पटना और चौपाल प्रोग्राम में लोहा सिंह का नाटक आता था, और एक दिन बहनों का प्रोग्राम आता था। मेरी नानी माँ इस प्रोग्राम को बड़े चाव से सुनती थी। लोहा सिंह के नाटक के दिन पड़ोस में बहुत सारे लोग आते थे सुनने के लिए। खदेरन की मदर भगजोगनी लोहा सिंह नाटक के कैरेक्टर्स थे। अच्छा। हाँ, भगजोग, और बहुत प्रसिद्ध ये लोहा सिंह कैरेक्टर जो है, हाँ, पूरे मतलब हमारे भारत में हर प्रांत में ये लोहा सिंह नाम के जो कैरेक्टर है बहुत प्रसिद्ध हैं। बच्चों के प्रोग्राम में सत्या सहगल भी आती थी। ऐसे ही लखनऊ में बच्चों के कार्यक्रम में, लखनऊ इलाहाबाद का कंबाइंड वो था, ज्वाइंट हुआ था, तो उसमें ऐसे ही एक दिन वो आते थे, रसगुल्ला भैया और करेला भैया आते थे। अच्छा। तो हाँ, वो मीठी मीठी बात करते थे, वो थोड़ी सी समझदारी वाली बता, सेहत वाली बात करते थे, तो उन दोनों में बड़ी नोकझोंक होती थी। तो इस तरीके के जो कैरेक्टर्स होते थे हम लोगों के आकाशवाणी में विशेष तौर से अमिट ही हो जाते हैं। जी, अमिट हो जाते हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन हमारे साथियों ने कुछ और लिखा है। जी, इन्होंने और भी लिखा है कि खदेरन की मदर, भगजोगनी लोहा सिंह के नाटक, और बच्चों के प्रोग्राम में सत्य सहगल, जी, ये भी कैरेक्टर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। और आज जितना लगाव रेडियो से है उतना ही बचपन में था। हमारे घर में बड़ा सा रेडियो था जो लाइट से चलता था। मेरी मम्मी रात में रेडियो नहीं चलाने देती, बहुत धीमी आवाज में हम उसे सुनते थे, और रेडियो में एक खराबी थी कि एकदम से तेज हो जाता था वो। अच्छा। और फिर मैं पकड़ी जाती। आज रेडियो सुनने में कोई कमी नहीं आई है, केवल रात में बंद होता है, दिन में अगर मुझे नींद आई है तो ही बस बंद होता है, नहीं तो रेडियो तो चलता ही रहता है। तो भाई ये तो बात हो गई। और हमारे एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि रेडियो में बचपन से ही सुनता आ रहा हूँ, मेरे नाना जी कचौरी बनाते थे। अच्छा। सुबह 5 बजे ही अपना रेडियो चालू कर देते थे, अपना काम करते रहते थे। आज नाना जी तो नहीं है, पर जब भी ये वो आकाशवाणी की धुन सुनता हूँ तब वो दिन याद आ जाते हैं, और नाना जी भी याद आ जाते हैं। क्या बात है। देखिए कितनी सारी यादें निकल निकल के सबके मन से सब कुछ आ रही हैं। और एक तो हमारी सखी कह रही है कि रेडियो को हम अपना पहला प्यार कह सकते हैं। रेडियो मेरी मम्मी पापा बहुत सुनते थे, सुबह से रात तक चलता रहता था, जन्म से ही सुनना आरंभ हो गया था। रात को कान में लगाकर सोते थे, कभी कभी तो सारी रात चलता रहता और फिर बैटरी खत्म हो जाती थी। हाँ, ये बात तो है। हमारे साथ ये लिख रहे हैं कि रेडियो का जमाना, तब हम रेडियो सुनते ही नहीं थे, उसे पढ़ते भी थे। मतलब कॉपी में गाने लिखे जाते थे। सुनने का मतलब है कि एकदम से एकाग्र होकर सुनना, गानों की लाइन, फिल्म के नाम भी याद रखने पड़ते थे। तब ये नहीं पता चलता था कि इस गाने को किस कलाकार पर फिल्माया गया, क्योंकि सभी फिल्में देखना संभव नहीं था। सबसे अधिक यादें जुड़ी हुई हैं हवा महल की। हवा महल हमारे घरों का स्टैंडर्ड टाइम हुआ करता था, हमारे खाने का समय। सभी अपनी थालियां लेकर रेडियो के पास चले आते थे। उदयपुर की ट्रेन, करौंदे की चटनी, शोक सभा, हीरो का हार, इम्पोर्टेंट
पिताजी Imported और न पिताजी, जाने क्या क्या-क्या, कितनी नाटिकाएं जिसमें जी। मनमौजी राम जी, विजेंद्र गौड़ जी को बहुत पसंद किया जाता था। विविध भारती का एक ही प्रोग्राम हम जाग कर छुप कर सुनते थे। उसे समय 10 बजे छाया गीत आता था। उस समय गार्जियन नहीं चाहते थे कि हम रात को जगें, सुने। ट्रांजिस्टर आने से हम उन्हें तकिया के नीचे छुपा कर सुनते थे। छाया गीत प्रतिभा शर्मा, कब्बल मिर्जा, इन्होंने सब नाम दिया है, राम सिंह पवार, विजय चौहान आदि इन्होंने लिखा, कमल शर्मा जी, सभी का नाम लिखा है इन्होंने। जी जी। और आज की अपनी नई सभी उद्घोषिकाएं और उनके द्वारा प्रस्तुत छाया गीत हम आज भी उतने ही चाव से सुनते हैं। जी बिल्कुल। और भाई देखो, इसीलिए बैटरी खत्म इसलिए भी होती थी कि छाया गीत सुनते सुनते लोग सो जाते थे। हाँ, अभी सुबह वो घर घर बजता रहता तो घर वालों से डांट पड़ती थी। एक तो भाई और देखो, हमारे- ऐसा तुम गीत जो है मत सुनाओ, ये हाँ, यादें बड़ी ये प्यारी यादें बड़ी प्यारी लग रही हाँ। हैं। तो रेडियो वाले दिन याद करूं तो बचपन में सुनने का बड़ा शौक था, जो आज तक कायम है। उन दिनों ग्रामोफोन के बाद मनोरंजन का कोई साधन नहीं था, तो रेडियो ही हम सुना करते थे। आकाशवाणी के प्रोग्राम के अलावा मतलब इनको हम बहुत चाव से जी। सुनते थे। और टेबल ट्रांजिस्टर रेडियो आज भी मेरे पास है। उन दिनों शॉर्टवेव और मीडियम वेव ही से ही प्रसारण होता था, जी। वो भी बड़ा स्पष्ट सुनाई देता था। हालांकि छत पर एरियल लगाना पड़ता था कभी कभी उसके लिए। हाँ, ये जी। बात तो है। ऐसे ही हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि बुआ जी, आज जितना लगाव रेडियो से है उतना ही बचपन में था। हमारे घर बड़ा सा रेडियो था। तो यही सारी ये चीज इन्होंने भी लिखी है कि पकड़ी जाती थी। अच्छा, ये वाली जो बात है वो बड़ी मजेदार थी कि अचानक से तेज हो जाता था, तब बड़ी चोरी पकड़ी जाती थी। हाँ, लेकिन ये बात हमारे तो है। साथी लिख रहे हैं कि शुरुआत में रेडियो का स्वरूप काफी बदल गया है। जो कभी 3 बैटरी डालकर रेडियो सुना करते थे, जैसे जमाना ही चला गया। ऑन एयर नजदीक आकाशवाणी केंद्र के आसपास लोग ही सुन पाते हैं। दूर होने की वजह से प्रसारण मिलने में दिक्कत हो जाती है। मैंने नया एक उपाय लगाया है, मोबाइल में ईयर लीड लगाकर एफएम पर विविध भारती को कैच करके यूट्यूब के माध्यम से छोटे ब्लूटूथ रेडियो से सुनते हैं और वैसे ही रेडियो की आवाज मिलती है जैसे हम छोटे में सुनते थे। तो भाई कितना ये आप भी- शिद्दत से प्रयास करके सुनते जी। हैं, अच्छा लगता है सुनकर। बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि 15 अगस्त का झंडारोहण हो या क्रिकेट की बात हो, सब रेडियो पे ही सुना जाया करता था। और गीत हो या न्यूज हो, सभी प्रकार की कमेंट्री, सब कुछ वो रेडियो पे सुनते थे। और उस समय के कमेंटेटर भी इतना अच्छा वर्णन करते थे कि उस समय की स्थिति को साकार ऐसा लगता था हमारे सामने आ गया। रेडियो बिजली से ही चला करता था, लिहाजा एक ही जगह पे हम इसे रख पाते थे। बाद में ट्रांजिस्टर का प्रचलन आया तो उसे कहीं भी ले जाया सकता था। और आज भी मेरे पास एक छोटा सा ट्रांजिस्टर है। तो भाई देखिए, रेडियो की जहां तक बात होती है और आपने जो बातें अपनी यादें साझा की हैं, उसके लिए बहुत अच्छा लगा सुनकर। वैसे कि तो कितने जुड़े हुए हैं लोग रेडियो से। हाँ। बहुत से लोग कई कई जगह जब सुनने को आता है ना, अच्छा आप रेडियो सुनते हो, तो अजीब लगता है। नहीं, कुछ और लोग तो आज- अभी ऐसे पूछते हैं कि अच्छा अभी भी रेडियो आता है, क्या? कार्यक्रम हाँ, आता है क्या? कार्यक्रम आता लेकिन है हमारे क्या? साथी लिख रहे हैं कि कितनी बार बैटरी खत्म हो जाने में बहुत डांट पड़ती थी कि बैटरी इतनी जल्दी खत्म कैसे हो तो ये रात भर जब चलता था ना छाया गीत के बाद, इसलिए सब होता था। सब हो जाता था ये सब। तो सबकी आज छुपे हुए राज भी निकले और जी। पसंद और प्रेम जो है वो भी उजागर हुआ। देखो, प्रेम तो बहुत है, उजागर होता रहता है आप लोगों के माध्यम से दोस्तों, है कि नहीं? जी बिल्कुल। तो आज और हाँ, का ये वक्त हमारे भी एक होता साथी ये भी लिख रहे जी। हैं कि मुझे तो वो दिन याद आ रहे हैं जब विविध भारती से पिटारा पेश होता था। उसमें श्रोताओं के बातचीत होती थी, पसंद के गाने सुना जाते थे। उस प्रोग्राम में अलग अलग जगह से श्रोता बातचीत करते थे, उनकी बातें, उनकी पसंद के गाने सुनकर बहुत मजा आता था। तो भाई वाकई मजा तो आता था। और ऐसे ही बहुत सारे बदलाव हुए हैं, कितने नए कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किए हैं, है कि नहीं? जी बिल्कुल। और वक्त के साथ साथ जैसे जी। डिजिटल होते जा रहे हैं और अब हम सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो तुरंत ही उनकी जो प्रक्रियाएं हैं वो हमें मिल जाती हैं। अच्छा, एक बात और है, यहीं पर हम ये भी बताना चाहेंगे कि बहुत सारी जो रिकॉर्डिंग्स हमारी हैं वो YouTube पर पड़ी हुई हैं, रखी हैं, हमने डाली हैं आपकी पसंद की। तो उन्हें आप सुने जरूर, उन्हें लाइक करें, उन्हें सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगेगा आपको भी और हमें भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल। जैसे बहुत सारे कार्यक्रम आप नहीं सुन सके हैं तो कृपया आप उनको भी सुने, है ना? YouTube पर उपलब्ध है। और ये प्यार अपना बनाए रखें इस तरह तो से। भाई हम तो कोशिश करेंगे कि इसी तरह से नए नए कार्यक्रम हम लोग पेश करते रहें। इन्होंने ये भी लिखा है कि सबका अनुभव पढ़कर ऐसा लग रहा है कि मेरी कहानी चल रही है। बचपन में एक चुनमुन कार्यक्रम आया करता तो उसमें कहानी का बड़ा आकर्षण होता था। मेरे तो बच्चों ने भी रेडियो से घड़ी मिलाना सीख लिया है। सुबह उनके स्कूल बस जाने का समय होता था, 7:30 बजे संगीत सरिता आता था। और फिर इन्होंने लिखा कि प्रायोजक का भी नाम बताया है, तो एक बार आते ही हो जाता था कि चलो जल्दी बस जाने वाली है। कभी दूसरा भी घर पर ही आ जाता था, तो बस छूट चुकी होती थी।
तो भाई इस तरीके से सच बात है कि अभी भी आज भी हम जो है ना भूले बिसरे गीत है उनका समय निश्चित है, तो आपको घड़ी देखने की सुबह जरूरत नहीं है। आप इसी तरह से सब चीजों का समय निर्धारित होता है। हम है राही प्यार के जी, तो हम है राही प्यार के, है ना, साथियों से हम कह सकते हैं। हाँ, साथियों से हम ये कह सकते हैं। और अपने इस यादें के गलियारों में आज यही रुकते हैं, इस पर और बात करेंगे, लेकिन समय हो रहा है बुआ कि विदा लें हम। तो दीपा माहेश्वरी और बुआ का नमस्कार। सखी सहेली।